हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार एक और थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में। ये लास्ट लेक्चर रहेगा थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें बेसिकली हम लोग थर्मो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। याद है यार आप लोगों को, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड में एक साइकिल पढ़ी थी, बॉन हेबर साइकिल। तो यार वहाँ पे हम लोगों ने लैटिस एनर्जी पढ़ी थी, और जब मैंने आप लोगों को साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को डेल्टा एच फॉर्मेशन, सब्लिमेशन और डिसोसिएशन, ये सारी की सारी एंथैल्पीज बोली थी कि देखो यार अभी तो यार इतना सा समझ लो कि हाँ ये एंथैल्पीज होती हैं और इनको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो आज यार वो दिन आ चुका है जहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हीट एनर्जीज पढ़नी है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग आराम से देखो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन लेने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। इस टॉपिक में आप लोगों को धीरे धीरे ग्रिप आएगी जब आप और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने क्वेश्चंस ले रखे हैं उसको एक बार आप लोग खुद से, है ना, बिना देखे सॉल्व करोगे, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे जैसे आप और क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। ऑलराइट, एक ही मोटो के साथ चलना है यार कि हम लोगों को पेपर फोड़ना है। जोर और शोर से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। मेरा नाम नितेश देवनानी है यार, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले समझते हैं कि यार थर्मो केमिस्ट्री होती क्या है ना। फिर अलग अलग जो एंथैल्पीज आएगी वो भी हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मो केमिस्ट्री की। क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ केमिकल सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग व्हेन अ फेज चेंज हो रहा है या तो, और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम, है ना। आपकी क्या क्या हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जब फेज चेंज हो रहा है, मतलब सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है या लिक्विड टू गैस जा रहा है या फिर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या क्या हीट एनर्जीज इन्वॉल्व है बिटवीन योर सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसे हम किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं? थर्मो केमिस्ट्री के अंदर। ऑलराइट, ठीक है। अब यार आप लोगों को पता है जैसे हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं एंथैल्पी चेंज हो रही है, डेल्टा एच। ठीक है, आपके क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या हो रहा होगा, आपके रिएक्टेंट्स, आर से मैं डिनोट कर रहा हूं रिएक्टेंट्स को, कन्वर्ट हो रहे होंगे आपके प्रोडक्ट्स में। सही बात है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो अगर मेरे को एंथैल्पी चेंज बतानी है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, तो वो क्या होएगी? वो क्या होएगी आपकी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। सही बात है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? एक स्टेट फंक्शन है बच्चा। अगर स्टेट फंक्शन है तो उसका आप चेंज कैसे निकाल सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल क्या है? आपके प्रोडक्ट्स हैं, इनिशियल क्या है? आपके रिएक्टेंट्स हैं। तो डेल्टा एच इज एच पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अच्छा अब जैसे होती हैं आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब डेल्टा एच क्या रहता है? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है ना। अब देखो जो एंथैल्पी चेंज है वो पॉजिटिव है, वो कैसे आएगी आपकी? जैसे सपोज करो मैं ग्राफिकली आप लोगों को समझाऊं तो वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एंथैल्पी, वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एंथैल्पी, और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्टेट ऑफ रिएक्शन। स्टेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, है ना। बेसिकली हम एक्स एक्सिस पे चाहे तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि यार समय के साथ रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रही है। ठीक है, तो देखिए सपोज करो इनिशियली आपके कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड फाइनली वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। तो ये है यार आपका, ये है आपका रिएक्टेंट। सपोज करो ये है एंथैल्पी किसकी? रिएक्टेंट की। ये है एंथैल्पी रिएक्टेंट की। ठीक है, अच्छा अब ये आपके कन्वर्ट हो गए, ये आपके कन्वर्ट हो गए किसमें? प्रोडक्ट्स में। ये आपके कन्वर्ट हो गए किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये पी। अब यार अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो हमने प्रोडक्ट्स को ऊपर रखा है। ये आपकी जो एंथैल्पी होएगी ये होएगी आपकी एच पी, और ये होएगी आपकी एच आर। अगर इधर हम ध्यान से देखें तो हमने प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी को ऊपर रखा है रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो डेल्टा एच क्या आना है? पॉजिटिव, और डेल्टा एच होता क्या है? एच पी माइनस एच आर। तो अगर पॉजिटिव आना है तो ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा होना पड़ेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से, है ना। ये जो ये गैप होता है, ये जो गैप होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच।
विच इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर पॉजिटिव आनी है इसे तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्टेंट, इसलिए हमने एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर रखा है। हर ये बात समझ में। अब जैसे मैं रिएक्शंस में बात करूं तो यार इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट की एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो जैसे आपके ये रिएक्टेंट्स हैं, ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, बाय एब्जॉर्बिंग हीट। तो यहां पे आप रिएक्टेंट साइड में हीट लिखोगे, रिएक्टेंट साइड में आप हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा दोगे ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, या फिर और क्या तरीका हो सकता है, जैसे मान लो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो आप यहां पे प्रोडक्ट साइड पे माइनस कर दीजिए हीट। तो कुछ नहीं है यार, इसको मैथमेटिक्स की तरह ही लिया करो। प्रोडक्ट साइड में माइनस करिए तो उसको उधर ले जाओगे, लेफ्ट साइड ले जाओगे रिएक्टेंट साइड में, तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि रिएक्टेंट साइड अगर हीट एनर्जी ऐड हो रही है तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शंस हैं, ये डिनोट कर रहा है कि रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ठीक है। ऐसी दूसरी टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होती है डेल्टा एच क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। डेल्टा एच होता है नेगेटिव। अब जैसे ग्राफिकली समझे, है ना, अगेन जैसे देखिए ग्राफिकली हम लोग समझें तो ये आपका हो जाएगा एंथैल्पी। वाई एक्सिस पे अगेन हम ले रहे हैं एंथैल्पी और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं स्टेट ऑफ रिएक्शन। स्टेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। अब अगेन ये मैंने इनिशियली ये एंथैल्पी मान ली किसकी, रिएक्टेंट की, है ना। अब देखो एंथैल्पी है डेल्टा एच इज व्हाट, ये फॉर्मूला तो कॉमन है, एच पी माइनस एच आर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव लेके आना है, तो आपकी रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या रहेगा, जैसे देखो ये ऐसे बढ़ेगा आगे और ये नीचे आ जाएगी। प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी रहेगी वो कम रहेगी एज कंपेयर टू योर रिएक्टेंट, तभी तो चीजें क्या आएंगी, नेगेटिव आएगी, तभी तो क्या आएगा, नेगेटिव। और डेल्टा एच क्या है, यही डेल्टा एच क्या होता है, ये एच पी माइनस एच आर, सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है और एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हीट एनर्जी इज एक्टिंग एज अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट की तरह एक्ट करती है। तो आप हीट एनर्जी प्रोडक्ट में ऐड करोगे, इसका मतलब हीट एनर्जी जैसे ही अगर प्रोडक्ट में ऐड करी गई है तो इसका मतलब ये है कि द प्रोसेस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक, ठीक है। या फिर वही तरीका आप रिएक्टेंट से क्या कर दो, माइनस कर दो, हीट एनर्जी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं यार, हीट एनर्जी को उधर ले जाओगे तो अगेन क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। इन शॉर्ट हम लोगों को ये समझना है कि अगर हीट एनर्जी प्रोडक्ट में ऐड कर रखी है तो द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्टेंट में ऐड कर रखी है तो द प्रोसेस इज व्हाट, एंडोथर्मिक। सही है, यहां तक चीजें क्लियर है। एक्सोथर्मिक समझ गए, एंडोथर्मिक समझ गए, ग्राफ समझ गए हम क्या होता है, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो यार, अलग अलग टाइप की आपकी एंथैल्पीज आने वाली हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, हीट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं चाहूँ तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। एंथैल्पी का मतलब हम क्या मानते हुए चल रहे हैं, हीट ही मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले यार इसकी डेफिनेशन देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हैड कंप्लीटली रिएक्टेड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज क्या है, जो रिएक्शन है आपकी वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसको मैं लिखूंगा क्या, हीट ऑफ रिएक्शन को डेल्टा एच आर, डेल्टा एच आर। इसका मतलब क्या है, ये हीट ऑफ रिएक्शन मैं बोलना चाह रहा हूं। जैसे सपोज करो आपको क्या बनाना है, वाटर बनाना है, आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, वाटर की हो रही है, ठीक है। सपोज करो आपकी किसकी रिएक्शन हो रही है, वाटर की हो रही है, ठीक है। वाटर किस में बन रहा है, लिक्विड स्टेट में बन रहा है। कैसे बनेगा आपका, H2 आएगा और O2 आएगा, ये बनेगा। तो इस रिएक्शन को आप पहले बैलेंस करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो देखो इसको हाफ कर दिया करो, तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें जितनी भी एनर्जी, या तो देखो एनर्जी इवॉल्व्ड मतलब नेगेटिव भी हो सकती है, इवॉल्व्ड मतलब रिलीज्ड,
या फिर एब्जॉर्ब्ड, या फिर आपकी एनर्जी पॉजिटिव भी आ सकती है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है प्रोसेस, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो इसमें जितना भी आपकी एनर्जी लग रही है तो आपका वो क्या रहेगी, एनर्जी डेल्टा एच आर। उसको मैं क्या बोलूंगा, हीट ऑफ रिएक्शन या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो वाटर बन रहा है वो देखो एक बैलेंस्ड इक्वेशन से बन रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब सपोज करो आपको यार ये कोई रिएक्शन दे रखी है, अगेन पानी बन रहा है, लिक्विड फेज में बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है, H2 गैस प्लस O2 गैस, इससे बन रहा है। बहुत बढ़िया, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। अब मुझे बताइए क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है या फिर नहीं है? ये पहली वाली तो है, दूसरी वाली है या फिर नहीं है? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ध्यान से देखो, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 ही है, तो इसमें बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, नॉट बैलेंस्ड, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। तो इसलिए ही ये जो एंथैल्पी रहेगी, हीट ऑफ रिएक्शन नहीं होगी ये। ठीक है, अगर देखो जैसे एक और इक्वेशन देखो, जैसे सपोज करो इस बार हमको बनाना है H2O2, इस बार हमको बनाना है अगेन सपोज करो H2O2 बनाना है। ठीक है, और कैसे बनाओगे आप लोग, H2 प्लस O2 में, O2 से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो बनेगा H2O2। अब जरा बताओ ये जो एंथैल्पी है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है या नहीं है? सिंपली बस ये देखो कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बच्चा ये रिएक्शन पर्टिकुलर थर्ड वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, बिल्कुल है। क्या ये चीज क्लियर हुई है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में आप लोग देखते हो कि रिएक्शन पर्टिकुलर बैलेंस्ड है या नहीं है। अब यार देखो, बहुत अलग अलग टाइप की आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, हीट ऑफ रिएक्शन होती है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि कौन सी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकती है, कौन सी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकती है, हमको यही चीज पढ़नी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कौन सी आ रही है आपकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट या फिर एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन, है ना। अब देखो जो बॉन हेबर साइकिल में हम लोगों ने डिफरेंट एंथैल्पीज पढ़ी थी वो अब स्टार्ट हो गई हैं, और ये सारी की सारी क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन की टाइप्स ही हैं। तो सबसे पहले क्या आ रही है आपकी, हीट ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये देखो क्या होता है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट, है ना। मतलब आपका जो भी सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, पहले क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, मतलब कुछ ना कुछ चीज बन रही होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन का कितना मोल बनना चाहिए, पहली बात तो 1 मोल बनना चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपके किससे बनना चाहिए, फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट्स, मतलब जिसमें वो नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं उसी से ही बनना चाहिए। जैसे आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कैसे पाया जाता है, जनरली कौन सा फॉर्म रहता है उसका, O2 गैस रहता है, तो ऑक्सीजन यूज होना चाहिए आप लोगों का। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ग्रेफाइट फॉर्म है, डायमंड नहीं है, कौन सा है, ग्रेफाइट फॉर्म है, तो उससे फॉर्म होना चाहिए, है ना। मैं भी आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, आप रुकिए ना, आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, जैसे देखो पर्टिकुलर जैसे रिएक्शन देखो, मेरे को सपोज करो H2O बनाना है, H2O लिक्विड बनाना है, किस किस से बनाऊंगा, हाइड्रोजन से बनाऊंगा और ऑक्सीजन से बनाऊंगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करो, बिल्कुल। क्या ये जो एंथैल्पी है, मैं जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन को लिखूंगा डेल्टा एच फॉर्मेशन, एफ डेल्टा एच फॉर्मेशन है या नहीं, तो बच्चा आपको 2 कंडीशंस देखनी है डेल्टा एच फॉर्मेशन के लिए, कि यार जिस सब्सटेंस का बन रहा है, जो सब्सटेंस बन रहा है, क्या वो 1 मोल बन रहा है, देखो यहाँ पे जो वाटर बन रहा है, क्या वो 1 मोल बन रहा है, हाँ, बहुत बढ़िया बात, एक कंडीशन हो गई। और जिन एलिमेंट से बन रहा है, वाटर किस किस से बन सकता है, H2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आए हैं, क्या वो स्टैंडर्ड स्टेट वाले आए हैं, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है यार, H2 की तरह तो एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2 की तरह, सही है। तो आपका जो भी ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में आए हैं, 1 मोल बन रहा है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन ये है, बिल्कुल है, ठीक है ना। रुक जाओ अभी ना, धीरे धीरे फील आएगा, मैंने बोला है आप लोगों को, इसमें धीरे धीरे आप लोगों को फील आएगा। जैसे सपोज करो आपको क्या बनाना है, CO2 बनानी है, CO2 गैस बनानी है, बहुत बढ़िया, 1 मोल बनानी है, देखो मैंने 1 ही मोल बनाई है। अब मैं रिएक्शन बैलेंस कर लूंगा लेफ्ट साइड से, रिएक्टेंट साइड से। CO2 किस किस से बनेगी, कार्बन से बनेगी और ऑक्सीजन से बनेगी, ठीक है। तो कार्बन आया, पर कार्बन का कौन सा फॉर्म आना चाहिए, जो आपका नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट है, वो कौन सी फॉर्म है, ग्रेफाइट है। तो कार्बन कौन से फॉर्म में आना चाहिए, ग्रेफाइट में आना चाहिए, सही है।
प्लस ऑक्सीजन कैसे आना चाहिए, ऑब्वियसली O2 के फॉर्म में आना चाहिए, O2 के फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो यार रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन भी बैलेंस्ड है, 1 मोल बन रहा है, इसका CO2 का 1 मोल बन रहा है, और किससे बन रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट से। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, ग्रेफाइट। ऑक्सीजन की क्या होती है, O2। तो डेल्टा H क्या हो गया, ये फॉर्मेशन बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब सपोज करो ऐसे ही यार आपको CO2 बनाना है, ठीक है। अब इस बार आप ग्रेफाइट की जगह डायमंड लेके आए, ग्रेफाइट की जगह डायमंड लेके आए और O2 की जगह O2 ही लेके आए, है ना। अब देखो आप लोग कंडीशन देखिए, डेल्टा H फॉर्मेशन की कंडीशन देखो क्या है, 1 मोल बन रहा है CO2 का, सही है, यहां तक तो चीजें सही है। किससे बनना चाहिए CO2, कार्बन और ऑक्सीजन इन देयर मोस्ट स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहां पे कार्बन, कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, ग्रेफाइट। यहां पे क्या यूज कर रखा है, डायमंड, तो ये गलत है। तो ये जो डेल्टा H, देखो हीट तो कुछ ना कुछ रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा, लेकिन उसको मैं डेल्टा H फॉर्मेशन नहीं बोल पाऊंगा। फॉर्मेशन में तब बोल पाता जब 1 मोल बनता, और किससे बनता, फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड स्टेट या फिर मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट से। अरे बात समझ में, जैसे मैं सपोज करो आप लोगों को और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे आपको सपोज करो CaCO3 बनाना है, क्या बनाना है, CaCO3 बनाना है, ठीक है यार। कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखो यार क्या होगा आपका, कैल्शियम का, कैल्शियम कैसे एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम की तरह ही तो करता है। तो कैल्शियम कौन सा फॉर्म रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, कैल्शियम सॉलिड लिख दिया, है ना। स्टैंडर्ड स्टेट से यार कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि यार कौन सी स्टैंडर्ड स्टेट है। यार कैल्शियम कैसे एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम की तरह ही, ऑक्सीजन O2 की तरह ही, N2 नाइट्रोजन N2 की तरह। अरे बात समझ में, जैसे आयरन है तो आयरन कैसे करेगा, नॉर्मल आयरन की तरह ही, Fe सॉलिड की तरह, करेक्ट। जैसे वैसे कार्बन आया तो कार्बन कौन सा फॉर्म लोगे आप इसका, ग्रेफाइट लोगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन क्या लोगे, O2 गैस लोगे। अब रिएक्शन बैलेंस करो, रिएक्शन ऐसे बैलेंस करनी है कि यहां पे 1 मोल ही बने, यहां पे 1 मोल ही बने। तो देखो यहां पे ये क्या करोगे, यहां पे 3 मोल्स हैं, यहाँ पे सॉरी 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे कर दो 3/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 3 एटम हो जाएंगे। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। और जो CaCO3 बन रहा है, CaCO3 बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, बिल्कुल। जिन जिन से बनता है उनकी स्टैंडर्ड स्टेट ही तो लिए आपने। तो ये क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन, ये है, बिल्कुल है। अरे बात समझ में, है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। अब देखो यार 2 चीजें होती हैं, जैसे डेल्टा H फॉर्मेशन लिख रखा है, तो दिस इज सिंपली एंथैल्पी, जैसे दिस इज सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यार कहीं पे आप लोगों को डेल्टा HF नॉट भी मिल सकता है ना। ये इस नॉट आने का मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टेट कर लिया हमने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या आ गया, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ फॉर्मेशन। अब देखो यार जैसे जैसे जहां पे यार आपका सिंपली ये लिख रखा है, जैसे सिंपली ये लिख रखा है डेल्टा HF लिख रखा है, तो ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब देखो यार कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हो तो यार कुछ ना कुछ आप टेम्परेचर ले रहे होगे, कुछ ना कुछ आप प्रेशर ले रहे होगे, कुछ कंडीशंस पे रिएक्शन होती है ना। अगर ये लिख रखा है डेल्टा H फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सिंपली, तो यार इस पे कोई सा भी टेम्परेचर है, कोई सा भी प्रेशर है, मतलब कोई टेम्परेचर और प्रेशर आपने फिक्स नहीं कर रखा है। लेकिन अगर डेल्टा HF नॉट लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो जहां पे भी वर्ड स्टैंडर्ड आ जाएगा तो कुछ चीजें फिक्स हो जाएंगी। जैसे STP होता था तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता था, तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर लेते थे। तो यहां पे प्रेशर क्या रहता है, 1 बार, और टेम्परेचर क्या रहता है आपका 298 केल्विन। तो अगर आपका प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो कंडीशंस कौन सी हो जाएंगी, स्टैंडर्ड। और इसमें जो भी एंथैल्पी आएगी वो क्या होगी, हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं। अरे बात समझ में, इस ये कहीं पे भी नॉट लिख गया आपको तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अब एक यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, ये जबरदस्त पॉइंट है, इस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, है ना। डेल्टा HF नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट्स इज
जीरो। यस, हम लोग ये अजम्पशन मानते हुए चलते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, किन की, स्टैंडर्ड स्टेट्स की, या इन स्टैंडर्ड स्टेट्स की जगह आप और क्या लिख सकते हो, मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट्स। जैसे अभी मैंने ऑक्सीजन का क्या बोला आपको, O2 बोला था, ऑक्सीजन का क्या बोला था, O2। तो डेल्टा HF0 किसका, O2 का क्या रहेगा, 0। ठीक है, डेल्टा HF0 किसका, कार्बन, और कौन सा फॉर्म, ग्रेफाइट, उसका क्या रहेगा बच्चा, 0 रहेगा। डेल्टा HF0 किसका, जैसे हाइड्रोजन का क्या रहेगा, 0 रहेगा। अरे बात समझ में, डेल्टा HF ऑफ O2 क्या ये 0 होएगा, नहीं, ये स्टैंडर्ड नहीं लिया है आपने। यहां पे देखो नॉट लगा हुआ है क्या, इस पर्टिकुलर में बात करूं तो नॉट लगा हुआ है क्या, नहीं। देखो मैंने नोट में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF0 किसकी, स्टैंडर्ड स्टेट्स की, जो मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट है उनकी 0 लेनी है। तो देखो यार, इधर मैंने स्टैंडर्ड नहीं लिया इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो इसकी 0 नहीं होएगी, इसकी 0 नहीं होएगी। ऐसे ही अगर मैं ले लूं, जैसे मैं, देखो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, डेल्टा HF0 मैंने क्या बोला, ग्रेफाइट का, ये क्या रहता है, 0 रहता है, कार्बन का, कार्बन ग्रेफाइट। इधर ही मैं बोलूं यार डेल्टा HF कार्बन ग्रेफाइट का, क्या ये 0 होगा क्या, आपका आंसर क्या रहेगा, नहीं, आपका आंसर रहेगा नहीं यार, ये 0 नहीं है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है, और मैंने यहां पे नॉट नहीं लगाया, तो ये क्या है, सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं उधर बोल दूं डेल्टा HF0 कार्बन और डायमंड की बात करूं, तो इसकी क्या 0 रहेगी क्या, तो बच्चा इसकी भी 0 ये नहीं रहेगी। आप बोलोगे कि क्यों भैया, यहां पे तो आपने नॉट लगा दिया यार, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ले ली तो वो तो 0 होनी चाहिए, नहीं, दो कंडीशन है मेरे शेरों, बहुत ध्यान से समझने की बात है यार, बहुत स्ट्रेस कर रहा हूं मैं इस बात पे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल। किसका होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट्स का होना चाहिए। तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है तो उसका 0 है, डायमंड थोड़ी ना है यार। आ रही बात समझ में। ऐसे ही मैंने अभी बोला आपको डेल्टा HF0 किसका, ऑक्सीजन का, है ना, O2 गैस, ये क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा, बिल्कुल 0 रहेगा। ऑक्सीजन की नेचुरल स्टेट क्या रहती है, O2 रहती है, और स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 0 रहेगा। उधर ही डेल्टा HF ऑफ O2 क्या ये 0 रहेगा, आपका उत्तर क्या रहेगा, नो। अच्छा, अब अगर ये लिख रखा है डेल्टा HF0 किसकी, ओजोन गैस की, क्या ये 0 रहेगी या नहीं रहेगी, बताइए। तो ये 0 नहीं रहेगी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो है बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं ली आपने, मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट नहीं लिए आप। आपकी हवाएं, एयर है, तो उसमें ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, O2 की तरह कर रहा है ना। O3 के तो बहुत कम कम पार्टिकल्स हैं, मेनली क्या है, O2। तो नेचुरली अकरिंग स्टेट कौन सी है, O2 है। अरे बात समझ में। ऐसे ही जैसे डेल्टा HF0 ऑफ H प्लस, जैसे आपका H प्लस आयन रहता है, तो इसकी भी हम क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं ना। ये थोड़ा सा बात समझना है यहाँ पे, है ना। डेल्टा HF0 H प्लस की क्या लेके चलते हैं हम लोग, 0 लेके चलते हैं। तो दो कंडीशन है, स्टैंडर्ड ही आपकी एंथैल्पी होनी चाहिए, और मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसकी क्या रहती है, 0। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, बिल्कुल क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन में देखिए आप लोग, है ना, दो क्वेश्चन है, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं यार क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे खासे कराऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन यार मैं आप लोगों से वापस बोल रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको एक बार आप लोग वापस करेंगे, आप लोग वापस बिना देखे उसे सॉल्व करोगे, तब जाके यार कॉन्फिडेंस आएगा, और तब जाके यार आप जब और क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे अपने एंड से, तो और भी ज़्यादा आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ देखो यार, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यार हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें बनानी है किसकी, देखो CH4 दे रखा है, CH4 दे रखा है, तो देखो CH4 ऐसे बनाया करो हमेशा, CH4, करेक्ट, बिल्कुल। मेरे को इसका कितना मोल बनाना है, 1 मोल बनाना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन में दो कंडीशन थी कि एक तो यार 1 मोल बनाओ, और जिनसे बना रहे हो उनकी क्या लो, स्टैंडर्ड स्टेट्स लीजिए, मोस्ट कॉमन नेचुरल अकरिंग स्टेट लीजिए। तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन की स्टेट क्या है आपकी, ग्रेफाइट है,
बिल्कुल है यार। कार्बन की क्या है, ग्रेफाइट, प्लस हाइड्रोजन की क्या है, H2 है। रिएक्शन क्या कर दो, बैलेंस कर दो। सही है। अब देखो यार कौन सा आपका ऑप्शन बैठ रहा है। देखो ये फर्स्ट और थर्ड तो डायमंड है, ये तो वैसे ही गलत हो गए, वैसे ही गलत हो गए। सही है। अब देखो यार फोर्थ ऑप्शन में इन्होंने ग्रेफाइट तो ले लिया, ये सही है, पर इधर क्या ले रहे हैं, 4 ऐसे हाइड्रोजन के एटम्स ले रहे हैं। नहीं यार, अब जैसे हमारी हवा है तो हाइड्रोजन क्या एटम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं। उसकी नेचुरली अकरिंग स्टेट कौन सी है, H2 है, तो आपको H2 ही लेनी है। तो देखो इन्होंने यहां ले रखी है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। अरे धीरे धीरे फील आएगा, जैसे और एंथैल्पीज भी आएंगी तो आपको और ज्यादा फील आने लगेगा। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे ये है आपका, ये है ना, अब ये जैसे मैं समझाऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा क्या बोल रहा है, बताओ डेल्टा एच नॉट बताना है आपको फॉर दिस रिएक्शन गिवन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 इतना है एंड Al2O3 इतना है, ये और ये दे रखी है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना है। जैसे सपोज करो, इसके पहले यार मैं आप लोगों को एक जनरल इक्वेशन लिख के बताता हूं। आपकी यार कोई सी भी इक्वेशन है A प्लस बी, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं ना, मैं बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। सपोज करो यार ये आपकी कोई भी रिएक्शन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की आपको एंथैल्पी निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब यार जो भी हम अभी एंथैल्पीज पढ़ रहे हैं, जैसे पहले हमने कौन सी एंथैल्पी पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो क्या है, एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के टाइप्स हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने देखो स्टार्टिंग में पढ़ा, ये देखो ये चीज पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, एक ब्रॉड कैटेगरी है। अब इसके हम सब टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो इसके सब टाइप्स में सबसे पहले क्या है, आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अगर आपकी ये कोई रिएक्शन है, तो इस ये रिएक्शन में कोई ना कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होगी, तो उसको क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा एच रिएक्शन, करेक्ट। तो उसको फॉर्मेशन के फॉर्म में कैसे निकालते हैं, समेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालते हैं। ठीक है। अब फॉर्मेशन, ये क्या है, फॉर्मेशन, और ये क्या है, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मैंने ये दे रखा है, ये वाली क्वेश्चन वाली नहीं, जो मैंने अभी बताई है आपको, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच आर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। देखो यार सी की आपको कुछ ना कुछ एंथैल्पी दे रखी होगी, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, सी का। सी क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है, लेकिन उसके कितने मोल्स हैं बच्चा, स्मॉल सी मोल्स हैं, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे। एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, मोल्स पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी। तो आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान देना है। ऐसे ही मैंने यार प्रीवियस लेक्चर में एंट्रोपी वाला कराया था एक आपको, तो मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा था, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो। ठीक है, ऐसे ही प्लस, पहले प्रोडक्ट्स की सारे लिखो, तो डी भी तो प्रोडक्ट है, ये भी लिखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, डी का, ये क्या करो, स्मॉल डी से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। ये आपने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट्स। अब माइनस क्या लिखो, रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट में कैपिटल ए और कैपिटल बी है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, कैपिटल ए का, और उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस डेल्टा एच फॉर्मेशन किसका, कैपिटल बी का, इसको स्मॉल बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। सही है, यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को, बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड स्टेट्स दे रखी हैं, या फिर मान लो आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी बताओ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बताओ, तो यहां पे क्या लगा दोगे, नॉट। तो यहां पे भी हर किसी पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। यहां पे भी हर किसी पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। स्टैंडर्ड बोल रखा है तो सब में नॉट लगा देना यार, नहीं तो नॉर्मल लगा देना। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहा है ना, और रिएक्शन दे रखी है। देखो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe सॉलिड में प्लस Al2O3। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि यार डेल्टा एच नॉट बता दो, मतलब डेल्टा एच नॉट रिएक्शन की एंथैल्पी बता दो। और क्या दे रखा है आपको दे रखी है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ Fe2O3 दे रखी है एंड Al2O3 दे रखी है। अच्छा देखो, अगर जब आपको फॉर्मेशन दे रखा है, या ध्यान से देखना है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की यही है ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए था ना, ये मिसिंग है वर्ड, ऑफ फॉर्मेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो कभी भी आपको
एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है तो आप क्या लगाओगे, डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट क्या आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, समेशन एच पी एफ, है ना, फॉर्मेशन और कौन सी, स्टैंडर्ड किसकी, प्रोडक्ट्स की, माइनस समेशन एच आर फॉर्मेशन का ही नॉट। करेक्ट, नॉट लगा दिया हर जगह, स्टैंडर्ड स्टेट्स थी, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया और फॉर्मेशन ले लिया। करेक्ट है। अब चलो ये रही आपकी पर्टिकुलर क्वेश्चन, पहले मैं प्रोडक्ट की लिखूंगा फिर मैं रिएक्टेंट की लिखूंगा। तो डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू, सही है, यहां पे देखो प्रोडक्ट का क्या दे रखा है, 2 है, 2 मोल्स हैं किसके, एफ ई सॉलिड के, तो डेल्टा एच नॉट किसका, फॉर्मेशन है, बिल्कुल फॉर्मेशन है, किसका है, एफ ई का है, किसका है, एफ ई का है, और कितने मोल्स हैं इसके, 2 मोल्स हैं, 2 लिख दिया, प्लस Al2O3, तो डेल्टा एच एफ नॉट किसका, Al2O3 का, तो देखो इसके कितने मोल्स हैं, एक ही मोल है, तो यहां पे 1 ही लिखा है, ये मैंने लिख दिए प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या लिखूं, अब मेरे शेरो लिखो रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स में क्या है, एल्यूमिनियम है, तो डेल्टा एच एफ नॉट किसका, एल्यूमिनियम का, और कितने मोल्स हैं यहां पे, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, प्लस डेल्टा एच एफ नॉट किसका, Fe2O3 का। करेक्ट है, यहां तक चीजें सही हैं, बिल्कुल। अब देखो यहां पे कौन सी नॉलेज काम आएगी, अभी अभी मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और किन की, मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट की, तो वो क्या रहती है, 0 रहती है। तो तभी आपको देखो वैल्यूज भी उसी हिसाब से दे रखी है। देखो यार, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ आयरन, यार आयरन की मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या रहती है, आयरन ही रहती है, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा मेरे शेरो, 0 होगा। तभी देखो वैल्यू भी नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए और किसकी वैल्यू 0 होगी, एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है यार, एल्यूमिनियम की तरह ही करता है, तो उसकी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहेगी, 0। तभी देखो वैल्यू भी नहीं दे रखी है आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच एफ नॉट क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, ये दे रखी है आपको -196.5, ठीक है, इधर माइनस लगाया ये वाला, और Fe2O3 की दे रखी है -399.1, इसका आंसर आ जाएगा किलो कैलोरी में। आप तो सॉल्व कर लोगे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका जो भी पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी हो, है ना, आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी है। फॉर्मेशन जब जब आएगा तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करा आप लोगों ने, ठीक है, और उसमें जिन जिन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और मोस्ट नेचुरली अकरिंग स्टेट में थे, उनकी हमने क्या ले ली, 0 ले ली, उनकी हमने क्या ले ली, 0 ले ली। तो आयरन की, आयरन कैसे एग्जिस्ट करता है, आयरन की तरह ही, तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या ले ली, 0, अंडा। और ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम की तरह, तो उसकी क्या ले ली हमने, अगेन अंडा, 0। क्लियर हुआ है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस आएंगे और एंथैल्पीज आएंगी, तो यार धीरे धीरे और चीज़ें कंफर्टेबल होंगी। मैं तो यही बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में यार परेशान नहीं होना, है ना, आप लोग बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखो, और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यार आप लोग खुद से क्वेश्चन करने लगो, नहीं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग आराम से यार वीडियो देखते हुए चलो कि यार देखो यार कि सर यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ें सीखते चलो। फिर एक बार यार देख लोगे ना पूरा वीडियो, उसके बाद खुद क्वेश्चन यही वाले अटेम्प्ट करना, और फिर आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बिल्कुल आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और यार ज़रूर, मैं तो ये बोल ही रहा हूँ कि आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन जल्दी ही लगने वाले हैं, तो लोड नहीं लो, और जब प्रैक्टिस सेशन आएंगे तो मैं जम के प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, और देखो यार और कौन कौन सी एंथैल्पी होती हैं, और होती है आपकी हीट ऑफ कंबशन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्या बोलते हैं इसे हम, डेल्टा एच कंबशन। कैसे लिखते हैं इसे, डेल्टा एच कंबशन। करेक्ट, होती क्या है ये, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ट और ऑक्सीडाइज्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करो आपको कार्बन दे रखा है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, है ना। अब इसको आपको कंप्लीटली बर्न करना है, इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ खतरनाक तरीके से रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो कैसे होएगा, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, तो यार अब ये कंप्लीटली बर्न करना चाहिए, मतलब कार्बन
किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 में। ये सपोज करो कन्वर्ट हो गया CO2 में। देखो रिएक्शन बैलेंस कर ली। हीट एनर्जी जितनी भी आपकी लग रही है, इवॉल्व हो रही है, इसको हीट ऑफ कंबशन में बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। क्यों? और किसकी बोलूंगा? कार्बन की। कंबशन किसका हो रहा है बच्चा? कार्बन का हो रहा है ना। कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। कंबशन रिएक्शन होती ही क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आपका कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और अगर वो CO2 बनाएगा, कंप्लीटली बर्न होएगा। और कंप्लीटली बर्न होने का मतलब ही ये है कि क्या बननी चाहिए आपकी? CO2 बननी चाहिए। तो CO2 बन रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोज करो आपकी ऐसी रिएक्शन है, कार्बन प्लस अगेन ऑक्सीजन आया, और यार ये सपोज करो कन्वर्ट हुआ आपका CO में। मैंने रिएक्शन देखो ये बैलेंस भी कर ली, CO में कन्वर्ट हुआ, CO गैस में। अब क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है? मुझे बताइए, क्या ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है? तो नहीं, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं है। आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो करा रहे हो बिल्कुल, लेकिन उसे कंप्लीटली बर्न नहीं कर रहे हो, आप उसे कार्बन मोनोऑक्साइड पे ही रोक दे रहे हो। आपको अगर कंप्लीटली बर्न करना है उसे, तो आपको CO2 तक लेके जाना पड़ेगा। CO2 इज शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। CO2 शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, अगर उस एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाना है तो। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? चलो और देखो, और कौन सी आपकी एंथैल्पीज होती है। आपकी नेक्स्ट रहती है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, बहुत ध्यान से समझना है यार इस चीज को, ठीक है? बहुत ध्यान से समझो। देखो, द हीट इवॉल्व्ड व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड is completely neutralized by one equivalent of a base in a dilute solution। मतलब यार हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड आता है और बेस आता है, दोनों रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। करेक्ट? ये जो रिएक्शन होती है, यही की रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। करेक्ट? तो यार इस पर्टिकुलर आपके डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि यार एक इक्विवेलेंट आए एसिड का और एक इक्विवेलेंट मतलब वही ग्राम इक्विवेलेंट आए बेस का, तो जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है? अब सपोज करो आपका यार स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों में क्या ले रहा हूं? स्ट्रॉन्ग ले रहा हूं। अब क्या अलग अलग कैटेगरी के एसिड और बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक बेस होता है। ये हम बहुत डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम में समझेंगे, है ना? तो अभी देखो यार, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है? जैसे सपोज करो आपका HCl है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और आपका जैसे NaOH है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यार ये क्या बनाएगा आपका? ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर, सही है? बहुत जबरदस्त बात आने वाली है यार, यहाँ पे ध्यान लगाइए, ठीक है? देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये क्या रहते हैं आपके? 100% आयोनाइज्ड रहते हैं, मतलब 100% डिसोसिएटेड रहते हैं। जैसे अगर आप 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए हो HCl के, तो 100 H+ मिलेंगे आपको, 100 Cl- मिलेंगे। 100% तो टूट जाएगा, वो 100% टूट जाएगा। तो यार जैसे HCl होगा जो ये सॉल्यूशन में होगा, तो कैसे प्रेजेंट होएगा? ये 100% टूटा हुआ है, तो H+ और Cl- में होएगा 100%, बिल्कुल। NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी 100% टूटेगा, तो ये Na+ और OH-, बहुत बढ़िया। अब जैसे NaCl है, ये क्या है? सॉल्ट है ना? सॉल्ट भी क्या होते हैं? 100% आयनाइज, तो ये भी कैसे टूटेगा? Na+ टूटेगा और Cl- टूटेगा। अच्छा, वाटर 100% नहीं टूटता है। वाटर तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? एक वीक चीज है ना, बेसिकली इतना समझ लो। और आयनिक इक्विलिब्रियम में और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आपका वाटर तो नहीं टूटेगा, 100% नहीं टूटेगा। वाटर कैसे रहेगा? H2O की तरह ही रहेगा। वाटर कैसे रहेगा? H2O की तरह ही रहेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यार रिएक्टेंट में आपका ये एक Cl- है, और देखो प्रोडक्ट में भी ये Cl- है, तो दोनों आपके ये Cl- क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। पहले भी आयन की तरह फॉर्म में था, बाद में भी आयन की तरह फॉर्म में था, तो मतलब आपने रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं ना यार, किया ही नहीं। आप यार पहले भी आयन की तरह Cl- की तरह टूटे हुए थे, बाद में प्रोडक्ट बनने के बाद भी Cl- की तरह ही टूटे हुए हो, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हुआ। सिमिलरली Na+ भी, आप पहले Na+ था, बाद में भी Na+ है, तो इसने भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा।
तो बेसिकली आपकी रिएक्शन क्या हो रही है? आपकी रिएक्शन हो रही है H प्लस आ रहा है और आपका OH माइनस आ रहा है और क्या बना दे रहा है? H2O। सही बात है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहा है तो बेसिकली अंदर से मैं एकदम जूम इन करके पिक्चर देखूं तो हो क्या रहा है? ये रिएक्शन हो रही है, H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके बना रहे हैं H2O। क्या यार ये हर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा या फिर ये पर्टिकुलर इसी केस के साथ है? दिखा देते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो यार, है ना, कॉन्सेंट्रेशन यहां होना चाहिए आज। जैसे आपका HNO3 है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसकी सपोज करो आपने रिएक्शन कराई KOH के साथ, ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या बनाएगा यार? ये क्या बनाएगा? KNO3 बनाएगा और आपका H2O बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। बहुत बढ़िया। अब यार जरा इसको आयंस में तोड़ो। जैसे आपका HNO3 है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या रहेगा आपका? ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? H प्लस की तरह और NO3 माइनस की तरह। KOH है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? K प्लस की तरह और OH माइनस की तरह। KNO3 है, ये सॉल्ट है, ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? K प्लस की तरह और NO3 माइनस की तरह। और वाटर, वाटर को छोड़ दो, वाटर एज इट इज वाटर की तरह ही एग्जिस्ट करेगा, आयंस में नहीं टूटेगा। यहाँ पे देखो NO3 माइनस, NO3 माइनस, ये K प्लस, ये K प्लस, मतलब यार आप तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। तो अगेन रिएक्शन क्या आ गई? H प्लस आया और OH माइनस आया और क्या बना दिया आपका? H2O। तो मेरे शेरों, इस दो एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि यार कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले आओ, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ, अगर उन दोनों की रिएक्शन होएगी तो अल्टीमेटली कुछ आयंस कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो अल्टीमेट फाइनल रिएक्शन होएगी वो क्या होएगी? H प्लस आता है, OH माइनस आता है, वाटर बना देता है। H प्लस आता है, OH माइनस आता है, वाटर बना देता है। सही है। तो यार अगर आप लोग ही मुझे बताइए, अगर यार आप लोग ही मुझे बताओ, एक सेकेंड, यस, आप लोग ही मुझे बताइए कि अगर आपकी रिएक्शन सेम है, बेसिकली रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? H प्लस आ रहा है और OH माइनस आ रहा है और पानी बना दे रहा है। अगर यार रिएक्शन ही सेम है, हर बार सेम है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, तो क्या एंथैल्पी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में फिक्स हो जाएगी? मेरे शेरों, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो गए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम हो गए तो एंथैल्पी भी तो फिक्स हो गई। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? नोट, बहुत ज़बरदस्त नोट है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी? ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज फिक्स्ड। और कितनी रहती है वैल्यू? वैल्यू कितनी रहती है? उसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स्ड है तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी ना यार। इसकी वैल्यू कितनी रहती है? -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, है ना। एक इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना। और अगर हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर लें तो इट इज -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये चीज फिक्स है, लेकिन किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। वीक एसिड और वीक बेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी करने वाले हैं, थोड़ी देर में करने वाले हैं। क्यों फिक्स है? क्योंकि मेरे शेरों रिएक्टेंट सेम हो गया, प्रोडक्ट सेम हो गया। जब यार रिएक्शन ही सेम है, कोई सा भी एसिड ले आओ स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ, जब रिएक्शन ही सेम है तो एंथैल्पी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। वैल्यू क्या है? ये दो लिख दिए, किलो कैलोरी में अलग है, किलो जूल में अलग है। करेक्ट। जैसे देखो ये इस इक्वेशन से बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखो, है ना। जैसे देखो, ये क्या है? एक आपका HCl, ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। NaOH, ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। बहुत बढ़िया। ये किस में बना रहा है? आपका NaCl और H2O बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। हमें पता है, हमारा दिमाग क्या चल रहा है कि अल्टीमेटली रिएक्शन तो क्या हो रही होगी? अल्टीमेटली रिएक्शन तो वही हो रही है, H प्लस और OH माइनस बना रहे हैं आपका वाटर। करेक्ट। अब सपोज करो आपका H प्लस का एक इक्विवेलेंट आया, है ना। जैसे HCl, मेरी बात सुनो, अगर HCl जैसे टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस की तरह। तो उसका एक इक्विवेलेंट आया। NaOH का भी कितना इक्विवेलेंट आया? एक इक्विवेलेंट आया। तो आपकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी?
13.7 किलो कैलोरी। सही है, एक इक्विवेलेंट की कितनी थी देखो, पर इक्विवेलेंट है ना, तो कितनी थी -13.7। सपोज करो आपका दो इक्विवेलेंट आए HCl के और दो इक्विवेलेंट आए OH माइनस के, तो कितनी होगी 2 इंटू -13.7 होगी। एक का यार -13.7 था, है ना, तो दो का कितना होगा 2 इंटू -13.7। तीन तीन इक्विवेलेंट आए तो 3 हो जाएगा। अब यार यहाँ पे ये जो दो केसेस हैं, ये दो केसेस थोड़े से समझने वाले हैं, बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो HCl का आप कितने इक्विवेलेंट लेके आए हो, 4 इक्विवेलेंट। कितना लेके आए हो, 4 इक्विवेलेंट लेके आए हो, ठीक है। और NaOH के आप कितने लेके आए हो, 5 इक्विवेलेंट लेके आए हो। तो मेरे शेरो ये बताओ कि इस पर्टिकुलर केस में ये जो HCl वाला है ये एक तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। ये कम लेके आए हो ना यार इक्विवेलेंट, तो जब H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करेंगे तो बोल रहा है कि यार हम H प्लस तो यार 4 रिएक्ट कर लेंगे और OH माइनस 5 हैं, तो बोल रहे हैं हम ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा है तो क्या करें यार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तो यार कम वाला लोगे ना ऑब्वियसली, ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। जैसे आपके H प्लस के इक्विवेलेंट आए 4 इक्विवेलेंट और आपके OH माइनस के आए 5 इक्विवेलेंट, ठीक है, तो ये वाटर बना लेगा। तो बेसिकली रिएक्ट कितने होंगे, OH माइनस के रिएक्ट कितने करेंगे, 4 ही तो करेंगे। 4 इक्विवेलेंट OH माइनस के और 4 इक्विवेलेंट H प्लस के रिएक्ट करेंगे, करेक्ट। एक इक्विवेलेंट OH माइनस का बच जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा यार, उसका हम क्या करें, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको क्या लेना है, लिमिटिंग केस लेना है, ठीक है। ऐसे ही जैसे देखो इधर आप लोग 3 इक्विवेलेंट लेके आए हो, करेक्ट, और इधर आप लोग 5 इक्विवेलेंट लेके आए हो, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट इसमें अगेन कौन है, ये एसिड है। तो अगेन देखो इधर 3 से मल्टीप्लाई करा है 13.7 को, इधर 4 से करा था क्योंकि 4 था, आपके 4 इक्विवेलेंट थे सबसे मिनिमम, करेक्ट। तो अगेन आपको लिमिटिंग रिएजेंट का इधर फंडा लगाना है। आ रही है बात समझ में, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। एक बात अगर आप यार बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हर किसी में मैंने क्या ले रखा है -13.7 मतलब एनर्जी क्या है, नेगेटिव आ रही है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये क्या रहता है आपका एक्सोथर्मिक रहता है। प्रोसेस क्या रहता है, ये एक्सोथर्मिक रहता है। -13.7 किलो कैलोरी में, किलो जूल में बोले तो -57.3 किलो जूल। किसकी बात हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही है। वीक वाले की भी बात करेंगे, वीक वाले की भी बात करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो वीक वाले की बात करिए, वीक वाले की बात करो, है ना। देखिए ये जो ये नोट लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट लिख रखा है ये इंपॉर्टेंट है, नोट है ये, ठीक है। देखिए इफ वन ऑफ द एसिड और बेस और बोथ आर वीक, मतलब यार सपोज करो एसिड वीक आ गया या फिर बेस वीक आ गया, या फिर सपोज करो दोनों ही वीक आ गए, ऐसा भी हो सकता है, दोनों आप वीक एसिड और वीक बेस, वो भी तो यार रिएक्शन करेंगे तो उस प्रोसेस को भी तो हम न्यूट्रलाइजेशन ही बोलेंगे। तो वीक एसिड आ गया, वीक बेस आ गया, है ना। देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज यूजुअली लेस देन -13.7 या फिर -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट -1 मतलब पर इक्विवेलेंट बोलना चाह रहा है, ठीक है। मतलब अगर यार कोई सा भी वीक पार्ट आ गया ना, वीक एसिड आ गया या वीक बेस आ गया या दोनों ही वीक आ गए, तो आपकी जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादातर केसेस में क्या रहेगी, कम रहेगी -13.7 से या फिर -57.3 से, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज सम पार्ट ऑफ the heat released in a neutralization is absorbed to dissociate the weak electrolyte completely। weak electrolyte का मतलब कौन बोलना चाह रहे हैं हम, या तो weak acid की बात कर रहे हैं या फिर weak base की बात कर रहे हैं। weak electrolyte कौन होते हैं आपके, weak acid या फिर weak base रहते हैं। ये बोल क्या रहा है यार आपका, जैसे सपोज करो आपका एसिडिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। अब यार सपोज करो आप लोग इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए, इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए, तो यार ये एक क्या है CH3COH क्या है, एक आपका वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, कार्बन का एसिड है ना। कार्बन के एसिड क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। कार्बन के एसिड क्या रहते हैं, वीक एसिड। मैं ये आप लोगों को वापस समझाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो ये यार जब से टूटेगा, ये जब टूटेगा तो पहली बात तो यार ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इक्विलिब्रियम की नॉलेज नहीं है, इस सिंबल को इग्नोर करो, आप लोगों के लिए अभी ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैं बताऊंगा जब इक्विलिब्रियम में समझाऊंगा आपको, ठीक है। CH3CO- प्लस H+। तो जैसे अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेके आए हो ना, तो ये पूरे के पूरे नहीं टूटेंगे। सपोज करो इसका आपका 5 INC मिलेंगे और इसके भी 5 INC मिले,
तो यार पूरा नहीं टूटा ना। आपको क्या एक्सपेक्टेड था कि यार 100 मॉलिक्यूल्स लेके आया मैं, तो 100 मेरे को आयंस अलग अलग बनने चाहिए थे, H+ के 100, CH3COO- के 100, लेकिन बन कितने रहे हैं, 5 बन रहे हैं। मतलब बहुत कम डिसोसिएट हो रहा है, 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स ही टूट रहे हैं। तो इनको बोलते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वीक एसिड या फिर वीक बेस, जो 100% नहीं टूटते हैं। दे आर नॉट 100% आयनाइज्ड। स्ट्रॉन्ग वाले तो 100% थे, ये 100% नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यार इस नोट में क्या बोल रहा है वो, इस नोट में क्या बोल रहा है कि यार जो भी आपकी एंथैल्पी है, जो भी आपकी एंथैल्पी है, अगर आप यार वीक एसिड ले लोगे या वीक बेस ले लोगे या फिर दोनों ही चीजें वीक ले लोगे, तो -57.3 या फिर -13.7 से कम हो जाएगी वो, कम हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ हीट किस में लग जाता है, इस डिसोसिएशन में काम आता है। कुछ पार्ट ऑफ हीट हमारी वेस्ट हो जाती है एक तरीके से, किसमें, इसके डिसोसिएशन या फिर इसके आयनाइजेशन में। तो एक पर्टिकुलर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, यहां पे देखो एक फॉर्मूला टाइप ही लिख रहा हूं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसको आप लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? एक तो यार आपका -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, ये प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन, किसकी, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, किसका, वीक पार्ट का। या तो यार वीक एसिड हो सकता है या फिर वो वीक बेस हो सकता है ना। अब देखो बहुत ध्यान से समझ रहे हैं यार, एकदम है ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जैसे पिछले वाले केस में मैं क्या ले रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आप लोगों को आयनाइजेशन की एंथैल्पी आपकी क्या होती है, 0। मतलब आपको यार कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करनी होती है, वो बोलते हैं अपने आप ही हम आयनाइज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा था, तो ये जो हीट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन थी, ये क्या थी, 0। तो आपकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसके बराबर आ रही थी, -57.3 के बराबर आ रही थी। लेकिन जैसे ही कोई वीक पार्ट आ जाता है, वीक एसिड आ जाता है या फिर वीक बेस आ जाता है या फिर दोनों ही वीक आ गए, तो मेरे को उसको आयनाइज करना पड़ेगा। तो मेरी कुछ एनर्जी क्या हो रही है, खर्चा हो रही है। ये क्या रहती है, पॉजिटिव आती है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है एक तरीके से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ऐसा कुछ था नहीं, वो बोल रहे थे हमको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन चाहिए ही नहीं, तो वो वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पे 0 होती थी। अगर कोई वीक पार्ट है तो उसकी हम लोग एनर्जी ऐड करेंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन कराऊंगा, इसमें मैं इक्वेशन भी लेके आया हूँ, बिल्कुल लेके आया हूँ, चलो, है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हमने ये सब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का देखा, वीक एसिड अगर या फिर वीक बेस या फिर दोनों वीक आ गए तो क्या होता है, ये देखा। इसमें देखो एक ध्यान से वर्ड देखो, इसमें क्या लिखा है, यूजुअली। मतलब यार 99% केसेस में अगर कोई वीक एसिड आ गया या वीक बेस आ गया या दोनों ही वीक आ गए, तो एनर्जी न्यूट्रलाइजेशन की कम रहेगी -13.7 से या फिर -57.3 से कम रहेगी यूजुअली 99% केसेस में। लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, है ना। तो यहां पे एक एक्सेप्शन है ना। क्या है वो एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है हमारा HF के साथ रिएक्शन ऑफ HF विद स्ट्रॉन्ग बेस। पहली बात तो ये समझो कि HF क्या होता है, कि आपका वीक एसिड है। किसके साथ रिएक्शन करा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसकी रिएक्शन हो रही है। सपोज करो HF प्लस NaOH ले लिया, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एक आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो इसकी यार अगर आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलनी है, तो यार अब तक आप नॉलेज के हिसाब से क्या बोलोगे कि भैया कम होनी चाहिए -13.7 किलो कैलोरी से या फिर -57.3 किलो कैलोरी से कम होनी चाहिए, क्योंकि यार आप बोल रहे हो कि यार ये वीक, कोई सा भी वीक पार्ट आ जाता है तो उसके आयनाइजेशन में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम हो जाती है। लेकिन इसकी कितनी है, -16.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, है ना, ऑब्वियसली पर इक्विवेलेंट क्या है, ये है। अब ऐसा क्यों है यार, ये एक लौता एक्सेप्शन है ना, HF के केस में एक लौता एक्सेप्शन है। HF इज अ वीक एसिड, फिर भी उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा है। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से भी ज्यादा है,
सही है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चा इट इज ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी, इट इज ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस आयन। कैसे होता है यार, बहुत ध्यान से समझना है। आपका जैसे यार HF है तो ये कैसे टूटेगा, H प्लस और F माइनस में। तो यार ये रहा आपका F माइनस आयन। इसमें देखो यार, ये जैसे मैं F माइनस बनाना चाहूं तो यार इसकी जैसे ये इसका न्यूक्लियस है ना, ये इसका आपका, या ऐसे बनाना चाहें तो ये जैसे आपका F माइनस आयन बनाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, -1। F माइनस की यार साइज क्या रहेगी, छोटी रहेगी। और इसमें यार आपने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन भर रखे, साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके पास क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बहुत ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हाई है तो यार क्या होता है, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे आप इसे पानी में डालोगे तो पानी एक होता है डाइपोल, H2O, O इधर H इधर H, दिस इज H प्लस H माइनस H प्लस, करेक्ट। तो देखो यार F माइनस है और वाटर भी क्या है, डाइपोल है, तो यहां पे यार इसको हाइड्रोजन का एंड अप्रोच करने लग जाता है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन का एंड क्या करने लग जाता है, अप्रोच करने लग जाएगा। सही बात है, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, डेल पॉजिटिव है, और फ्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, कुछ ना कुछ फोर्सेस रहेंगे। तो बहुत तगड़ी तरीके से ये क्या होता है, आपके वाटर मॉलिक्यूल्स उसे घेर लेते हैं। क्यों घेर लेते हैं बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से, क्योंकि यार इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। एक -1 चार्ज है बहुत छोटी स्पेस पे, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत बहुत ज्यादा। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स एकदम घेर लेंगे, ऐसे बहुत तगड़ी तरीके से घेर लेंगे। तो इसके चलते इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी है वो एकदम से शूट अप कर जाती है। इट इज ड्यू टू ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। और हाइड्रेशन एंथैल्पी F माइनस की ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर यार आप लोगों को इतना भी ध्यान रहता है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और ये एक्सेप्शन याद रहता है HF का, इतने से भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यार मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, F माइनस पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स घेरने के चक्कर में उसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एकदम से बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाती है। सही है ये चीज़, बहुत बढ़िया। अब यार इस पर देखें, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यार इन पे, है ना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझ तो बहुत अच्छे से लिया है, अब देखो कुछ क्वेश्चन करिए आराम से यार, वीडियो पॉज करो, है ना, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। आएगा नहीं आएगा यार वो तो बात की बातें हैं, लेकिन आपका भी क्या काम है, कोशिश करना। कोशिश करो, उसके बाद मैं बैठा हूं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोल रहा है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ LiOH and HCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना, द हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ LiOH विल बी। पहली बात तो ये देखो कि आपकी सीधी सीधी जो हीट आ रही है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आ रही है, क्या वो जैसे किलो जूल में है ना, किलो जूल में है, तो यार क्या ये -57.3 से कम है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली कम क्यों है, क्योंकि यार देखो जो आपका LiOH है ये क्या है, एक आपका वीक बेस है, वीक बेस है, तो कुछ एनर्जी आपकी खर्चा हो गई होगी किसमें, LiOH के आयनाइजेशन में। वो ही बोल रहा है कि यार आयनाइजेशन बता दो यार कितना है। तो क्या था आपका, वो मैंने रिएक्शन आपको क्या लिखवाई थी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एक फॉर्मूला टाइप का लिखवाया था ना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -57.3 किलो जूल में बात हो रही है तो इसमें किलो कैलोरी में बात होती तो -13.7 लिख देते, प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन, आई का मतलब आयनाइजेशन बोल रहा हूं, और किसका, LiOH का, इस पर्टिकुलर केस में HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी आयनाइजेशन की थोड़ी ना जरूरत है, वीक पार्ट की होती है आयनाइजेशन की जरूरत, ठीक है। अगर सपोज करो यार आपका वीक एसिड ही आ जाता, दोनों वीक बेस है वीक एसिड है, तो यहां पे मैं दो टर्म लिख देता, वीक एसिड का भी लिखता, वीक बेस का भी लिखता। अभी हाल फिलहाल तो एक क्या है, वीक बेस है तो एक ही टर्म लिख दिया। अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको कितनी दे देगा, 34.868। अब यहां पे यार एक और चीज आपको इतनी दिमाग में रखनी है कि यार जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रहती है वो क्या रहती है, नेगेटिव, मतलब वो प्रोसेस क्या रहता है, एक्सोथर्मिक। तो बेसिकली इट इज
34.868, तो ये नहीं है, ये क्या है, -34.868 है। वो आपको अज्यूम कर रहा है कि यार हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। जिसका भी यार मैं होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। इज इक्वल्स टू -57.3 प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ LiOH। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन किसकी, LiOH की, कितनी आ रही है, इसको इधर ले जाओ तो 57.3 माइनस 34.868 कितनी आएगी, ये जितनी भी आएगी किस में आएगी, किलो जूल में आएगी। निकाल लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो देखो यार, ये क्वेश्चन ये प्रूव कर रहा है कि ये जो आपकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है तो ऑब्वियसली कम आ रही है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो जो कम आ रही है वो जो वेस्टेज हो रही है वो कहां जा रहा है, आयनाइजेशन ऑफ वीक पार्ट में, आयनाइजेशन ऑफ वीक पार्ट में। क्लियर हुआ है? और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन है ना। अब यहां पे हम कुछ और चीज सीखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन अब आप लोगों से होना चाहिए। जितनी मैंने आप लोगों को चीजें बता दी हैं वो अगर वो चीज अप्लाई करोगे तो आपसे हो जाएगा, बिल्कुल 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 हो जाएगा। करिए। जैसे आपका 0.1 मोलर और 200 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और ml क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब इज व्हाट 1 ml, ठीक है। ऐसे ही 1 डेसीमीटर क्यूब इज व्हाट 1 लीटर, ठीक है। चलो, ये किसका दे रखा है, H2SO4 का दे रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। और आपको ये किसका कितना दे रखा है, 0.2 मोलर 150 ml किसका, KOH का, ठीक है। आपको यार हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या रहती है, पर इक्विवेलेंट रहता है, तो आपको इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट में। तो देखो यार, है ना, इधर मैं लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 0.2 लीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल। इसे क्या लिख सकता हूं, 0.15 लीटर लिख सकता हूं, लीटर में ले लो। अगर यार मैं यहां से मोल्स निकालू, है ना, या फिर ऐसा करो इस मोलारिटी को कन्वर्ट कर दो नॉर्मेलिटी में, तो क्या होता था, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता था। क्या चीज याद आ रही है, ये चीज याद आ रही है ना। देखो तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी कितनी है 0.1, एन फैक्टर H2SO4 का कितना रहता है 2, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई आपकी 0.2 नॉर्मेलिटी आ गई। सही है, सही है। यहां पे भी अगर मैं नॉर्मेलिटी निकालूं KOH की तो कितने आ जाएगी 0.2, और KOH में आपका एन फैक्टर कितना रहेगा 1, तो 0.2 इंटू 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.2। बहुत बढ़िया। अगर हमसे पूछे कोई ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, किस ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, तो कैसे निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इट इज बेसिकली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2, वॉल्यूम कितनी है 0.2, तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए उसके 0.04। बहुत बढ़िया। इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, पर इक्विवेलेंट था ना, पर इक्विवेलेंट, तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकालूं तो सही, कितना नॉर्मेलिटी इनटू 0.15, ये कितना आएगा आपका, कितना आएगा ये देखो 0.03, सही है 0.03 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कितना आएगा यार ये 2 इंटू 15 करो ना, कितना हो गया 30 हो गया, करेक्ट। और 3 डेसिमल के बाद आप वो लगा देंगे तो 0.03, एक ही बात है ना, एक ही बात है, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक इक्विवेलेंट की आपकी होती थी -13.7 किलो कैलोरी, सही है। अब देखो यार यहाँ पे 0.04 है और यहाँ पे 0.03 है। अब क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 0.03 इंटू -13.7 किलो कैलोरी, या फिर 0.03 इंटू -57.3 किलो जूल। करेक्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट वाला लगा। एक इक्विवेलेंट की बेटा -13.7 होती है, इसमें 0.04 है, इसमें 0.03 है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है 0.03 वाला, कम है, वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 0.03 इंटू -13.7 किलो कैलोरी, या फिर किलो जूल में निकालना है तो -57.3। क्लियर, सही है। तो देख रहे हो यार, यहाँ पे हम लोगों को
चैप्टर्स मिक्स हो रहे हैं यार, ये मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार, है ना, ताकि यार हम लोग अगर एक ऊपर लेवल की ही प्रैक्टिस करेंगे तो हमको यार इसके नीचे नीचे के क्वेश्चन ईजी लगेंगे और आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा कि जब आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का भी काम आया हमारा, फिर हमको न्यूट्रलाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए थी, है ना। तो यहाँ से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और देखो यार, चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन आसान है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हमने डिफिकल्ट टाइप के या फिर एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए ले लिए। ये वाला क्वेश्चन अब देखो आसान है। कैसे है? द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड CH3COH विद वॉट? KOH। ये क्या है बच्चा? वीक एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनकी जो एनर्जी आएगी वो कम आएगी 57.3 से, है ना। अब देखो इसमें 57.2 दे रखा है, इतना अप्रॉक्सीमेशन चलता है। एनर्जी क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी कहाँ खर्च हो जाएगी आपकी? वीक एसिड के आयनाइजेशन में। सही है, तो इट इज व्हाट? लेस देन 57.2 किलो जूल। करेक्ट है। सिर्फ यार वीक वाले में एक ही एक्सेप्शन है HF का, उसकी एनर्जी ज़्यादा जाती है। ठीक है, क्यों जाती है? क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी रहती है H माइनस की। ठीक है, उसकी वजह से आपकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, चलो यार, तो न्यूट्रलाइजेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया है, सारी चीज़ें ही डिटेल में ही करवा रहे हैं आपको। जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं आपकी। ठीक है, चलो और देखो यार, और क्या है आपकी? नेक्स्ट है आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन होता ही क्या है यार? हाइड्रोजन का एडिशन। क्या है? द हीट इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट बोल रहा है, ये जरूरी है। हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू इट्स सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब आपके पास एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसको आपको कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड कंपाउंड में। इसमें यार जितनी भी एनर्जी लग रही है वो क्या रहेगी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाएगी। द हीट इवॉल्व्ड बोल रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। मतलब ये भी क्या प्रोसेस हो गया? एक्सोथर्मिक। ये भी क्या हो गया आपका? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपका इथीन है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने हाइड्रोजन डाला। इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है। इसमें आपने हाइड्रोजन ऐड कराया तो ये क्या हो जाएगा? CH3 कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक हाइड्रोजन जाके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसमें जो भी एनर्जी लग रही है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बिल्कुल है। 1 मोल लिया है इसका, बिल्कुल। आप उसे पूरा अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दे रहे हो, बिल्कुल सही है। जैसे आपका इथाइन है। ठीक है, इसमें अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो देखो कितने पाई बॉन्ड है इसमें? 2 पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसमें जो भी एनर्जी लग रही है डेल्टा H हाइड्रोजनेशन, तो ये क्या ये है डेल्टा H हाइड्रोजनेशन? बिल्कुल 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 है यार, है ना। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, बिल्कुल एल्कीन तक ले जा रहे हो आप, हर एक पाई बॉन्ड को उड़ा दे रहे हो। लेकिन यार अगर ऐसा कुछ है C2H2, है ना, अगेन जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आप सपोज करो इस पे एक हाइड्रोजन ही ऐड करा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है? बताओ मेरे को। ये नहीं है। क्या है आपका? ड्यूरिंग द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। मतलब आपको उसको एल्कीन तक लेके जाना है। मतलब यार कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोगों ने क्या करा है? पाई बॉन्ड बचा दिया, एल्कीन तक ही रोक दिया। तो इसमें जो भी हीट एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, अच्छा और देखो यार, और क्या है? हीट ऑफ एटमाइजेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यार इसको हमको किसी भी चीज को एटम में कन्वर्ट करना है, किसी मॉलिक्यूल को हमको एटम में कन्वर्ट करना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, पहले तो ये समझो हीट क्या है? रिक्वायर्ड है, आपको हीट देनी पड़ रही है। मतलब प्रोसेस इज व्हाट? एंडोथर्मिक। प्रोसेस इज व्हाट? एंडोथर्मिक। टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम इज नोन एज
हीट ऑफ एटमाइजेशन इज नोन एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। जैसे सपोज करो यार आपका H2 है, ठीक है, H2 है, इसको यार आपको तोड़ना है। कंडीशन क्या है, इसका 1 मोल होना चाहिए, बिल्कुल 1 मोल ही लेके आए हो, है ना। और आपको उसको जिसमें भी तोड़ना है वो क्या होने चाहिए, गैशियस एटम्स में कन्वर्ट होना चाहिए वो। जैसे आपके हाइड्रोजन, ये H, तो आपको ये मॉलिक्यूल को तोड़ना है, तो कितने आपके हाइड्रोजन एटम आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे। और कौन से फेज में आने चाहिए, गैशियस फेज में। तो जितनी भी एनर्जी लगेगी रिक्वायर्ड एंडोथर्मिक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच एटोमाइजेशन। एटम्स में कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लग रही है उसको बोलेंगे डेल्टा एच एटमाइजेशन, करेक्ट। लेकिन सपोज करो अगर उसी की ही जगह ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, नहीं। यहां पे कितना मोल लग रहा है, हाफ मोल, हाफ मोल नहीं 1 मोल होना चाहिए। जिसको भी आपको एटम्स में कन्वर्ट करना है, आपको इसको H2 में एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आपको H2 का कितना मोल लेके आना है, 1 मोल। तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं है। और यार ये चीज ध्यान रखनी है, जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। प्रोसेस क्या है, वो एंडोथर्मिक है। क्लियर हुई ये चीजें। और देखो यार, और आपकी क्या रहती है एंथैल्पीज, एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो यार वो सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, लिक्विड टू गैस जा रहा है, जो भी वो फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसमें आप लोग बताइए जितनी एनर्जी लग रही है उसे हम बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सबसे पहले क्या है, हीट ऑफ फ्यूजन या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, द हीट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड, फ्यूजन का मतलब ही क्या होता है, सॉलिड टू into liquid at its melting point is known as a heat of fusion. The amount of heat required, obviously यार solid से liquid convert करना है तो heat energy आपको देनी पड़ेगी। जैसे आपका H2O है, ये solid form में है, इसे convert कर रहे हो यार आप H2O एक liquid form में, तो ये क्या है, डेल्टा H, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड जाने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अरे बात समझ में। ऐसे यार सपोज करो वेपराइजेशन है, तो द हीट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जैसे H2O लिक्विड है, 1 मोल लेके आए हो, बहुत बढ़िया, किस में कन्वर्ट कर दो यार इसको, H2O गैस में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, H2O गैस में। तो इसमें जितनी भी एनर्जी लगेगी इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन। क्या बोलूंगा इसे, डेल्टा एच वेपराइजेशन। सही है, ऑलराइट। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। अब हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में या फिर वेपर्स में, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड टू गैस एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को बोलते हैं सब्लिमेशन टेम्परेचर, इज नोन एज हीट ऑफ सब्लिमेशन। जैसे आपका I2 है सपोज करो, ठीक है, इस ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में या फिर वेपर्स में, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच सब्लिमेशन। सब में ही यार अगर हम ध्यान दें तो सॉलिड टू लिक्विड जा रहे हो, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, लिक्विड टू गैस जा रहे हो, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, सॉलिड टू गैस जा रहे हो, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब प्रोसेस इज व्हाट, एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या है आपका, एंडोथर्मिक है, ठीक है। जैसे देखो यही क्वेश्चन है, द वेपराइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज, वेपराइजेशन प्रोसेस मतलब लिक्विड से कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, गैस में। तो कैसे कन्वर्ट होता है यार, जैसे पानी है उसको आपको गैस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हो, बॉईल करते हो उसे, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो हीट एनर्जी आप दे रहे हो, मतलब प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। आप एक्सटर्नली हीट उसे दे रहे हो, तो प्रोसेस इज ऑलवेज व्हाट, एंडोथर्मिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, और जो यार जहां से आप क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चन से सीख सकते हो वो मैं आपको कवर करवा रहा हूं, ठीक है। और देखो यार और क्या होता है, नेक्स्ट आपकी एंथैल्पी क्या रहती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब ये क्या रहता है, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड मतलब प्रोसेस इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। व्हेन 1 मोल ऑफ
एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंस विद फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्पेसिफिक हाइड्रेटेड क्रिस्टल इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। कैसे? जैसे CuSO4 है, ठीक है, एनहाइड्रस फॉर्म है इसकी, एनहाइड्रस फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल्स डाले, वाटर आपने इसमें डाला तो क्या बन जाता है ये CuSO4.5H2O बन जाता है। तो इसमें जितनी भी आपकी एंथैल्पी लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा एच हाइड्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बात समझिए, वो जो हम लोग F माइनस के केस में पढ़ रहे थे वो एंथैल्पी ऑफ, वो भी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन था, लेकिन वो आयंस के केस में था। इस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपका एनहाइड्रस फॉर्म है CuSO4 का, उसमें आपने क्या डाला? पानी डाला, है ना। तो इसमें आप लोग कितने मोल्स डालोगे पानी के? 5 मोल्स डालोगे। तो क्या होता है, वो अटैच हो जाते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा CuSO4.5H2O, ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं इसे। तो इसमें जितनी भी एनर्जी लग रही है उसे हम बोल रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। जैसे आपका होता है, कोई सा भी ले लो, जैसे FeSO4 ले लो या फिर MgSO4 ले लो, तो उसमें भी क्या रहते हैं आपके? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स रहते हैं। वो सब भी क्या रहते हैं आपके? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स रहते हैं। जैसे सपोज करो मैं आपको दिखाऊं, जैसे सपोज करिए दिखाऊं MgSO4, ठीक है। इसमें आप लोग सपोज करो अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स डाले, अब इसमें कितने डालने पड़ते हैं? 7। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका? MgSO4.7H2O में। तो अगेन ये जो आपकी एनर्जी लग रही है ये क्या है? डेल्टा एच हाइड्रेशन। मतलब उसको हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये डेल्टा एच हाइड्रेशन होती है। ऐसे ही एक और हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है आपकी, एक और एंथैल्पी होती है आपकी हीट ऑफ सॉल्यूशन या फिर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा एच सॉल्यूशन। मतलब पहले डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, मतलब एंडो भी हो सकती है ये और एक्सो भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। When 1 mole of a substance is dissolved in such a large volume of solvent, बहुत सारा वॉल्यूम लिया है, सॉल्वेंट का बहुत सारा वॉल्यूम लिया है, that further addition of solvent does not produce any more heat change is known as heat of solution। देखो देखो यार, यहां देखिए डेफिनेशन तो यार जो है सो है। जैसे सपोज करो CuSO4 था, ठीक है। दो चीजें हैं यार, CuSO4 में आपने पहले थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा पानी डाला मतलब आपने केवल 5 मोल्स डाले, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? CuSO4.5H2O में। ये जो यार एंथैल्पी है वो क्या है? डेल्टा एच हाइड्रेशन। जब आप यार उसे थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल रहे हो, पानी क्या है? सॉल्वेंट है, थोड़ा सा डाला आपने, लेकिन अब क्या करा आपने? आपने अति कर दी, ये जैसे सॉलिड फॉर्म में है ना, आपने क्या करा? अति कर दी, मतलब बहुत सारा सॉल्वेंट लिया है, एकदम लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिया है। CuSO4 पे आपने क्या करा? बहुत सारा पानी डाल दिया, बहुत सारा पानी डाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे मोल्स लिख ही नहीं रहा हूं, मतलब बहुत सारा पानी है, और आपने Cu सॉलिड से उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? CuSO4 एक्वस फॉर्म में। इधर एक्वस आ गया, मतलब एकदम घुल मिल गया CuSO4। आपने जबरदस्त तरीके से उसमें पानी डाल दिया, एकदम घुल मिल दिया उसे। तो इसमें जो यार एनर्जी लग रही है उसे मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा एच सॉल्यूशन। दो चीजें हैं यार, बहुत बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से आपको समझने वाली बातें हैं कि यार अगर आप जो सॉल्वेंट है वो लिमिटेड लेके आ रहे हो, बहुत कम लेके आ रहे हो, और केवल वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, जब केवल 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही आपकी जगह ऐड हो गए, तो उसको तो हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन यार जब आपने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, सॉल्वेंट आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और उसको आपने एक तरीके से एक्वस फॉर्म में लिया है, उस सॉलिड को, उसको सॉलिड से आपने सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया? एक्वस फॉर्म में। तो इसमें यार जो एनर्जी लग रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एच सॉल्यूशन। उसे हम क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एच सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में, है ना? हल्का सा माइन्यूट सा ही डिफरेंस है, कम सॉल्वेंट तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट अति कर दिया आपने, है ना, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। करेक्ट, ठीक है। चलो और कौन सी होती है यार आपकी एंथैल्पीज? नेक्स्ट रहती है हीट ऑफ बॉन्ड एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डेल्टा एच, इसको BeB लिख सकते हैं, और डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE।
ठीक है। अब यार सीधी सीधी बात है, जैसे ये हाइड्रोजन है H2, ये H, ये H, मेरे को यार इसका बॉन्ड तोड़ना है, तो यार ये क्या मजे मजे में बॉन्ड टूट जाएगा क्या? नहीं, आपको एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो सीधी सीधी बात है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोसेस क्या रहेगा? एंडोथर्मिक, है ना यार। ये तो यार समझाने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। बॉन्ड तोड़ना है तो यार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ना बाहर से, ऐसे मजे मजे में थोड़ी ना टूट जाएगा बॉन्ड, सही है। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डिसोसिएट 1 मोल gaseous bond into separate gaseous atom is known as a bond dissociation energy, is known as bond dissociation energy। ठीक है, जैसे H2 है, ये H, मतलब ये H होता है, ये H होता है। ठीक है, कौन से फॉर्म में होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। कैसे टूटेगा ये? आपके 2 हाइड्रोजन के एटम्स बन जाएंगे ये, करेक्ट। जैसे ही आपका Cl2 है जैसे Cl2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2Cl गैसेस बन जाएंगे। जैसे आपका HCl है, तो जैसे H है और Cl है, तो जैसे बॉन्ड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये? H गैस में प्लस Cl गैस में, है ना। अब यार आप लोग सोच रहे होंगे यही तो हमने करा था एटमाइजेशन में भी, एटमाइजेशन में भी तो यही करा था। यस, तो कई बार यार आप लोगों को एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी को एक तरीके से हम ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही मानते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आप लोगों को कोई ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा। चलो अब यार जैसे हम लोग ये सब क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी यार एंथैल्पीज पढ़ ली, बहुत सारी पढ़ ली। हम ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। किसके पार्ट हैं ये? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के। तो यार अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो देखो यार सारे केसेस में इससे पहले बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से पहले के सारे केसेस, जैसे फॉर्मेशन है या जो भी है केस, सब में हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो समेशन बॉन्ड एनर्जी किसकी? रिएक्टेंट की आपको पहले लेनी है और माइनस समेशन बॉन्ड एनर्जी किसकी? प्रोडक्ट की। देखो यार इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे, हालांकि अगर आप लोग बोलोगे तो किसी क्लास में हम लोग करवा देंगे, पर डेरिवेशन में हम लोग अभी इसके नहीं जाएंगे। लेकिन इतनी चीज समझो कि हमेशा अब तक हम चीजें क्या करते हुए आए हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन आज इस पर्टिकुलर एंथैल्पी के लिए हम लोग क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन, द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये क्या है? H2 है, C2H4 है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? C2H6 में। और आपको बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है HH की, CH की, CC की और C डबल बॉन्ड C की, है ना। बहुत ध्यान से देखना है यार आपको उसको, क्या हो क्या रहा है? H2 प्लस C2H4 ये कन्वर्ट हो रहे हैं C2H6 में। आपको क्या करना है? इसमें एंथैल्पी चेंज बतानी है, मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज बतानी है। हमें पता है कैसे निकालते हैं एंथैल्पी चेंज? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जीज दे रखी है तो क्या निकालते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अगर सपोज करो इधर ही आपको फॉर्मेशन दे रखा होता तो क्या करते? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लेकिन इधर आपको क्या दे रखा है? देखो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है तो हमेशा क्या करोगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब देखो कैसे कैसे टाइप के बॉन्ड्स हैं ये आपको देखना पड़ेगा, मतलब जूम इन करो, सब पिक्चर में आप जूम इन करो। कैसे? H2 कैसे बनता है? HH। C2H4 कैसे बनता है? C डबल बॉन्ड C। इधर यार जैसे ये आपको नॉलेज स्ट्रक्चर आपको बनाने चाहिए, तो यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग हेल्प करेगा। C2H6 ये कैसे बनता है? इधर C, इधर C, इधर H, इधर H, इधर H, सिमिलरली इधर H, इधर H एंड इधर H। करेक्ट है। ये मैंने अलग अलग क्या दिखा दिया आपको? बॉन्ड्स बना के दिखा दी। अब मेरे को क्या निकालना है? डेल्टा HR। करेक्ट। मुझे पता है क्या क्या फॉर्मूला रहता है अगर बॉन्ड एनर्जीज दे रखी होती है? तो एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसकी? रिएक्टेंट्स की, माइनस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी किसकी?
प्रोडक्ट्स की, किसकी? प्रोडक्ट्स की, सही बात है, यही रहता है फॉर्मूला। तो सीधी सीधी देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स के बारे में। तो रिएक्टेंट्स में देखो कौन कौन से टाइप के आपके बॉन्ड है। क्या ये एच एच बॉन्ड है? एक है। ये एच एच बॉन्ड है? हाँ यार, एच एच बॉन्ड की एनर्जी कितनी थी? देखो 103 है, दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्या आ गया, मैं रिएक्टेंट्स लिख रहा हूं पहले, कितना आ गया? 103 आ गया। प्लस अब देखो जरा C2H4 में क्या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? एक है, बिल्कुल। कितनी एनर्जी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की? 145। तो इधर क्या लिख दिया मैंने? 145 प्लस CH बॉन्ड भी तो है, देखो ये एक बॉन्ड, ये दो बॉन्ड, ये तीन बॉन्ड, ये चार बॉन्ड। ये चारों के चारों बॉन्ड कौन से हैं? CH बॉन्ड है, चार हैं। एक CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है बच्चा? देखो 99, देखो दे रखा है आपको 99 दे रखा है। तो चार की कितनी होगी? 4 × 99, करेक्ट है। मुझे बताओ क्या मैंने रिएक्टेंट्स सारे लिख लिए हैं? सारे टाइप के बॉन्ड्स लिख लिए ना रिएक्टेंट के। अब क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट्स के। प्रोडक्ट में देखो कौन कौन से बॉन्ड है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी दे रखी है? देखो 80 दे रखी है, 80 प्लस प्लस देखो कौन से बॉन्ड है, CH बॉन्ड भी तो है। कितने हैं CH बॉन्ड? देखो ये 1 2 3 4 5 6, 6 CH बॉन्ड है। तो 6 × CH बॉन्ड की एनर्जी कितनी दे रखी है? 99, 6 × 99। क्या लिख लिए सारे प्रोडक्ट्स? बिल्कुल। तो कुछ नहीं यार, आपको रिएक्शन दे रखी होगी, आपको उसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है कि यार आपको ये देखना है कि उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। फिर कुछ नहीं करना है, क्या करना है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो जितने जैसे टाइप के बॉन्ड्स थे आपके रिएक्टेंट्स में, मैंने वो ले लिए, फिर प्रोडक्ट्स में जो थे वो ले लिए, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गई। ध्यान रखना, हर केस में हम लोग प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन जब बॉन्ड एनर्जीज या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है तो क्या करते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तभी यार मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको यार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं भी जल्दी ही इसका प्रैक्टिस सेशन आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलो और देखो यार, अब यार एक लॉ आता है हेस लॉ। अब ये कुछ नहीं है यार, बहुत ही आसान सा लॉ है, इसी के बेसिस में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा। बहुत आसान लॉ है, समझने में बहुत आसान लॉ है। जैसे सपोज करो यार आपका कोई ए है, रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। इनिशियल स्टेट सपोज करो ए है, रिएक्टेंट ए है, फाइनल किस में पहुंच रहा है? बी में पहुंच रहा है। इसमें यार जो एंथैल्पी लगी सपोज करो वो डेल्टा H1 लगी। कितनी लगी? डेल्टा H1 लगी। अब यार जो एंथैल्पी रहती है, जो एंथैल्पी रहती है वो क्या रहता है आपका? स्टेट फंक्शन रहता है। जो एंथैल्पी होती है वो क्या रहता है आपका? स्टेट फंक्शन रहता है ना। सपोज करो ए से बी ऐसे जा रहा था। अब सपोज करो यार एक और प्रोसेस है कि ए से वो कन्वर्ट हुआ पहले सी में, और सी से कन्वर्ट हुआ वो बी में। तो ए और सी में एंथैल्पी आई मान लो डेल्टा H2, और सी से बी में एंथैल्पी आई डेल्टा H3। ये भी हो सकता है। और क्या प्रोसेस हो सकता है? और हो सकता है कि यार ए से कन्वर्ट हुआ ई में, ठीक है, ई से कन्वर्ट हुआ एफ में, और एफ से कन्वर्ट हुआ बी में। तो ए से ई गए तो इसे हम बोल लेते हैं डेल्टा H4, ई से एफ में गए तो इसे बोल देते हैं डेल्टा H5, और एफ से बी में गए तो इसे बोल देते हैं डेल्टा H6। अगर यार बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 पाथ बन रहे हैं। ये आपका पहला पाथ है, ये आपका दूसरा पाथ है, ये आपका तीसरा पाथ है, करेक्ट। लेकिन यार तीनों पाथ में जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है वो क्या है? सेम है। अल्टीमेटली आप ए से स्टार्ट कर रहे हो और अल्टीमेटली आप रुक रहे हो बी पे। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम। तो एंथैल्पी क्या होती है? स्टेट फंक्शन। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो ऑब्वियसली एंथैल्पी चेंज तीनों पाथ में क्या आएगा? सेम आएगा। तो मैं बोल सकता हूं जैसे एंथैल्पी ऑफ सेकंड पाथ क्या था? डेल्टा H1। एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट पाथ क्या था? 2 और 3 को ऐड कर दो, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या था? देखो डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6।
कुछ नहीं है यार, ए से बी में पहुंचना है, उसमें यार 1000 तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब तरीकों की एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। हर पाथ की एंथैल्पी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यही क्या है, हेस लॉ है यार। ये तो चीज़ आसान है ना, इसमें तो यार क्या ही था। ठीक है, चलो यार देखो, अब कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये क्वेश्चंस मैं अगेन बोल रहा हूँ, जब वीडियो एंड हो जाएगा आप लोग देख लोगे पूरा वीडियो, इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी प्रैक्टिस कराए हैं एक बार वापस कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर आ जाएगा, बहुत ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, है ना। मैं करा रहा हूँ आपको, आप लोगों को नहीं करना है, मैं करवा रहा हूँ। देखिए, हाइपोथेटिकल इक्वेशन x कन्वर्ट हो रहा है 2y प्रोसीड्स बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स 1 2 3 डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखो यार, ऐसे टाइप के इक्वेशंस हमको कैसे करने हैं, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। आपको यार एक इक्वेशन दे रखी है, हाफ एक्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू z, इसकी एंथैल्पी दे रखी है आपको q1। ठीक है, फिर z कन्वर्ट हो रहा है 2y में, इसकी एंथैल्पी दे रखी है q2, और W फिर कन्वर्ट हो रहा है हाफ y में, इसकी एंथैल्पी दे रखी है Q3। बहुत बढ़िया, इसकी एंथैल्पी दे रखी है Q3। इसको मान लेता हूं मैं पहली इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन, इसको तीसरी इक्वेशन। बहुत सही है, बहुत सही है। आपको अल्टीमेटली पूछा क्या है, किसकी एंथैल्पी पूछी है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन x कन्वर्ट हो रही है 2y में, इसकी आपको एंथैल्पी डेल्टा H पूछा है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं, 4 इक्वेशन। अब यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको फोर्थ इक्वेशन बनानी है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। आपको क्या क्या दे रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उनके एंथैल्पीज भी आपको दे रखी हैं, तो उनको यूज करके, उन 3 इक्वेशन को यूज करके आपको आपकी फोर्थ इक्वेशन बनानी है। Now you can multiply equations, you can divide equations, you can add equations, you can subtract equation, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अल्टीमेटली गोल क्या है, आपको फोर्थ इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ 1 2 एंड 3। तो क्या करूं, क्या करूं, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ कि कैसे होएगा। आपको यार x चाहिए इधर, ठीक है, और आपको इधर 2y चाहिए। ठीक है यार, देखो बहुत ध्यान से देखो, x चाहिए इधर और आपको चाहिए 2y चाहिए। ठीक है, देखो अगर मैं यार फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाफ तो 1 बन जाएगा x, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2z आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास 2z आ जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि मेरे को x चाहिए था ना, तो मेरे को फर्स्ट को 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही था। तो अब ये क्या हो जाएगी बच्चा, तो आपको इसको भी मल्टीप्लाई करने का, एंथैल्पी क्या रहती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो Q1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह क्या आ जाएगा, 2Q1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे शेरो, 2Q1 आ जाएगा। सही है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरे को इधर क्या चाहिए, इधर मेरे को क्या चाहिए, 2y चाहिए। इधर मेरे को क्या चाहिए, 2y चाहिए। अच्छा यहां पे देखो यार जरा Q3 को देखो, इधर क्या है यार, हाफ है। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, जैसे मैं क्या करूं, थर्ड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूं 4 से। मेरे को यार जो जो समझ में आ रहा है मैं वो करते जा रहा हूं। आई एम जस्ट यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। मुझे यहाँ पे 2y चाहिए था और यहाँ पे था केवल हाफ हाई बोल रहा हूं, क्या था, केवल हाफ था। तो मेरे को इसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ गया, 4w, और ये क्या आ जाएगा आपका, 4 इंटू हाफ करो तो ये क्या आ जाएगा, 2y। सही है, इसको क्या करो आप, 4Q3 लिख दो, इसको 4Q3 लिख दिया, बहुत अच्छे। ठीक है, अब देखो यार मेरे को इक्वेशन में जो मेरी फाइनल फोर्थ इक्वेशन है, मेरे को x कन्वर्ट हो रहा है 2y में, मेरे को z भी नहीं चाहिए, मेरे को w भी नहीं चाहिए। मतलब ये जो z है 2z, ये कैंसिल होना चाहिए, और ये जो 4w है ये कैंसिल होना चाहिए। मेरे पास सेकंड इक्वेशन में 2w है, मेरे को क्या चाहिए, 4w चाहिए कैंसिल करने के लिए। तो क्या करो आप, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जरा करना। तो ये क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा,
और ये क्या आ जाएगा 4W आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2Q1 आ जाएगा, सॉरी 2Q2। अब कुछ नहीं, अब यार हमारी काम बन चुका है, अब हमारा काम बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। फोर्थ इक्वेशन बनानी है। अब जरा आप लोग क्या करो, जरा आप लोग क्या करो, इस इक्वेशंस को सबको ऐड करो। ये आपकी ये वाली इक्वेशन ब्लू से मार्क कर देता हूं मैं, देखिए ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सबको ऐड करना है यार। जरा ऐड करोगे तो देखो ये x आएगा प्लस, पहले सारे रिएक्टेंट ऐड कर लो, प्लस 2z प्लस 4w, और प्रोडक्ट ऐड करो 2z प्लस 4w प्लस 2y। तो क्या यहां से 2z और 2z कैंसिल हो गए, क्या 4w और 4w कैंसिल हो गए, तो क्या x इज सिंपली कन्वर्टेड इनटू 2y। देखो आपकी फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है, फोर्थ इक्वेशन आ चुकी है। तो मतलब फोर्थ इक्वेशन जो आप लेके आए हो, आपने क्या क्या करा है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 2 से, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 2 से, प्लस सेकेंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करा 2 से, प्लस थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 4 से। तो हीट एनर्जी जो आपको डेल्टा एच निकालनी है फोर्थ की, वो कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 4Q3 प्लस 4Q3, ये आ गया आपका डेल्टा एच। बोलने का मतलब क्या है मेरे शेरों, बहुत ध्यान से समझो, दिमाग खोल के समझो। आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, क्वेश्चन में ये 3 इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, आपको ये फोर्थ के बारे में पूछा है, तो आपको क्या करना है, दिमाग चलाना है, फोर्थ इक्वेशन बना देनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन 1, 2 एंड 3। उसके लिए यार आपको मल्टीप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से, तो वो करो, आपको ऐड करनी है चीजें तो वो करो, सब्ट्रैक्ट करनी है तो चीजें वो करो, कोई दिक्कत नहीं है यार। लेकिन आपको जो भी आप यूज करो, आपको फोर्थ इक्वेशन बनानी है विद द हेल्प ऑफ गिवन 1, 2 एंड 3। तो मैंने यहां पे ये रफ वर्क करा, काइंड ऑफ ये चीज क्या है, रफ वर्क है ना। और ये देखो यहां तो यार मैंने ये बहुत कॉम्प्लेक्स अच्छा क्वेश्चन ले लिया है, इससे चीजें आसान भी रहेंगी आपके लिए, ठीक है। और जो ऑपरेशन आप इक्वेशन पे कर रहे हो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, सेम ऑपरेशन आप किस पे करोगे, एंथैल्पीज पे भी करोगे, क्योंकि एंथैल्पी क्या रहती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोल्स के साथ क्या करती है, डिपेंड करती है। सही है। और एक और क्वेश्चन, बिल्कुल और क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन है, देखिए ये है, चलो इस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। डेल्टा एच फॉर ट्रांजिशन ऑफ कार्बन फ्रॉम डायमंड, मतलब डायमंड से किस में कन्वर्ट हो रहे हो, ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट में। और इसमें बोल रहा है जो डेल्टा एच है वो क्या है, -453.5 कैलोरी। अब बोल रहा है कि यार कौन सा स्टेटमेंट सही है, ग्रेफाइट इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम डायमंड। ये गलत बात है यार, ग्रेफाइट और कार्बन, सॉरी ग्रेफाइट और डायमंड दोनों के दोनों कार्बन के फॉर्म्स हैं, तो वो केमिकली डिफरेंट नहीं है। एलोट्रोप्स हैं, स्ट्रक्चर उनका अंदर से स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन केमिकली डिफरेंट नहीं है वो, ठीक है। अच्छा ये देखो, ग्रेफाइट इज एज स्टेबल एज डायमंड, या फिर ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, या फिर डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट। अब देखो बहुत जबरदस्त बात है यहाँ पे समझने वाली, हालांकि आप लोग यार इसको केमिकल बॉन्डिंग के अंडरस्टैंडिंग से ही आप समझ सकते हैं। यहाँ पे यार जो आपको एंथैल्पी दे रखी है वो क्या, नेगेटिव है, बिल्कुल। प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर मैं यार एक्सोथर्मिक का ग्राफ बनाना चाहूँ, ये क्या है आपकी, जैसे एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी तो होती है यार, एंथैल्पी क्या है, एनर्जी ही है। यहाँ पे इसको चाहो तो आप एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये मैंने क्या लिख दिया, जैसे स्टेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। स्टेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड कर रही है। ये क्या था आपका, डायमंड था, ठीक है। एनर्जी आपकी क्या कर रही है, रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो ज्यादा रहती है। ये आपकी नीचे ले गए हम ग्रेफाइट को, उसकी एनर्जी क्या रह गई, कम। तो क्या यहां से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि एनर्जी या फिर एंथैल्पी ग्रेफाइट की क्या है, कम है, डायमंड की क्या है, ज्यादा है। तो यार अगर आपकी एनर्जी ग्रेफाइट की कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है।
और आप ऐसे भी समझ सकते थे कि यार प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, सिस्टम से हीट एनर्जी जा रही है। जैसे यार सिस्टम से हीट एनर्जी जाती है या फिर एनर्जी जाती है सिस्टम से, तो स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो स्टेबिलिटी क्या कर रही है बच्चा, इंक्रीज कर रही है। ग्रेफाइट में इज मोर स्टेबल देन डायमंड। ठीक है, थर्ड आंसर करेक्ट है। चलो और देखो यार, और क्या क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज इतना है इतना। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कैसे करोगे यार, सोचना है, दिमाग लगाना है। पहले ये देखना है कि यार आपको दे क्या क्या रखा है, क्या क्या दे रखा है। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, पहले यार ये लिखो, आपको क्या दे रखा है, कार्बन की एंथैल्पी दे रखी है। किसकी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन की एंथैल्पी क्या थी, O2 के साथ रिएक्शन कराना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली बर्न्ड, तो किस में हो जाएगी ये, CO2। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CO2 में। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस कर ली। इसका जो आपको डेल्टा H है वो कितना दे रखा है, देखो -393.5 किलो जूल, बिल्कुल। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी दे रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। जरा इसे भी कंबशन करो। कंबशन करने में क्या दिक्कत है यार, कंबशन तो कार्बन का हो सकता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी हो सकता है। ये आ गया, किस में कन्वर्ट होगा ये, CO2 गैस में। रिएक्शन बैलेंस करो, इधर हाफ करोगे, इधर हाफ करोगे, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H -283 किलो जूल। हाफ क्यों कराया यार बच्चा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर से एक एटम, इधर से एक एटम, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। करेक्ट। अब आपको यार ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दिस इज योर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर सेकंड इन्फॉर्मेशन, ये दे रखी थी ना। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि एंथैल्पी बताओ किसकी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको क्या बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। किस किस से बनेगा यार, फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन थी, 1 मोल बनाना है, बिल्कुल। और किससे बनाना है, स्टैंडर्ड स्टेट से, तो कार्बन है इधर। चाहे हो तो ग्रेफाइट लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे तो लिखना चाहिए कायदे से तो हम लोगों को, पर जब तो लिखोगे तो यहाँ पे भी ग्रेफाइट लिखना, फिर दोनों जगह ग्रेफाइट लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखा, ग्रेफाइट लिखा। ठीक है, और प्लस O2, ठीक है, O2 से बनेगा, रिएक्शन बैलेंस करो, हाफ। ये है आपकी डेल्टा H फॉर्मेशन किसकी, CO की। ये आपको से पूछा है, तो ये है थर्ड इक्वेशन। अब जरा दिमाग लगाओ, थर्ड इक्वेशन बनानी है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 1 and 2। किसको किससे मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, क्या करें, सोचो सोचो सोचो, सोचिए कैसे करेंगे, दिमाग चलाना है। कैसे करेंगे, सोचिए। आपको बोला था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन ग्रेफाइट है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे से बन रहा है, कार्बन से बन रहा है और ऑक्सीजन से बन रहा है, तो मैंने रिएक्शन भी बैलेंस कर दी है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, है ना यार। यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी शायद गड़बड़ा रही है। अगर मैं यार 1 और 2 को माइनस करता हूं, मैं 1 और 2 को माइनस कर, अरे हाँ ये मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, ये 2 नहीं आएगा ना यहाँ पे। मैंने शायद पहले एंथैल्पी ऑफ जो कंबशन था उसमें भी मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो वो रिएक्शन बैलेंस देखें एक बार, देखिए। अरे यहाँ 2 नहीं आएगा ना यार, रिएक्शन ऑब्वियसली बैलेंस है ना, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है ना। चलो तभी मैं देखूँ, देखो आ जाओ वापस यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्वेश्चन, तो हो गया वाला। कैसे, अब तो यार आप लोगों को भी चमकने लगेगा। कैसे, अब जरा सोचना, कहाँ गया ये रहा, अब जरा सोचना। क्या करो, सिंपली 1 में से माइनस कर दो 2 को, 1 में से माइनस कर दो 2 को। तो देखो यार इधर O2 है, 1 मोल है इसका, कितना मोल है, 1 मोल है। यहाँ पे O2 का कितना मोल है, ये हाफ मोल है। कितना मोल है, हाफ मोल है। तो 1 - 2 करोगे, 1 - 2 करोगे तो करके देखो जरा, 1 - 2 करो तो देखो, कार्बन सॉलिड फॉर्म प्लस O2, मैं वापस लिख देता हूं, O2 गैसियस, देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, और आपका CO है ना, और हाफ O2 है ना। मैं वापस लिख देता हूं दोनों इक्वेशंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये कन्वर्ट हो रहा है अगेन CO2 में। इसका डेल्टा H दे रखा है आपको -393.5 किलो जूल।
और डेल्टा एच इसका दे रखा है -283 किलो जूल। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आपसे पूछ क्या रहा है कि यार फॉर्मेशन बताओ CO का, तो कैसे बनेगा? वो कार्बन से बनेगा और ऑक्सीजन से बनेगा। करेक्ट, ये रिएक्शन मैंने कर ली बैलेंस। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। इसका आपको डेल्टा एच पूछा जा रहा है, तो सीधी सीधी बात है, क्या करो, थर्ड इक्वल्स टू बनाओ 1 और 2 से। तो हमने क्या सोचा कि 1 और 2 को माइनस कर देते हैं, 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। तो कैसे होगा माइनस? जरा करो, 1 और 2 को माइनस करो आप लोग। तो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे हाफ मोल है ना, तो ये क्या बच जाएगा आपका? हाफ O2 बच जाएगा। बिल्कुल, ये पे यहाँ पे ये कार्बन सॉलिड आएगा, कार्बन सॉलिड आएगा, बिल्कुल आया। मैथमेटिक्स की तरह करो, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह करो उसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, जैसे 1 - 2 करोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये CO2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। यहाँ क्या आएगा? -CO आएगा, कार्बन सॉलिड, प्लस हाफ O2 -CO इज गिविंग यू CO2 यहां पे तो जीरो हो गया एक तरीके से, यहां पे तो जीरो हो गया, और CO को उधर ले जाओ। फील समझ रहे हो ना यार? फील समझ रहे हो ना? तो डेल्टा H3, जैसे इसको मैं बोलूं डेल्टा H3, ये क्या हो जाएगी? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। ये 1 है, ये 2 है। कुछ नहीं यार, आपको बस थर्ड इक्वेशन बनानी होती है विद द हेल्प ऑफ अ गिवन डेटा, विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वेश्चंस। तो कुछ नहीं करा, 1 - 2 करा। तो देखो यार, जब माइनस करते हैं ना, तो ये जैसे CO क्या था? रिएक्टेंट में था, तो इसको हम प्रोडक्ट में ले जाएंगे, इसको हम प्रोडक्ट में ले जाएंगे। और प्रोडक्ट्स देखो, CO2 था, तो ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। इधर 1 मोल था, इधर हाफ मोल था, तो कितने मोल बचे? हाफ ही मोल बचे। ठीक है, और CO कैंसिल नहीं हो रहा था, तो CO माइनस साइन के साथ आ रहा था, तो उधर ले गए हम लोग, प्रोडक्ट बना दिया। उधर हम लोगों ने उसका क्या कर दिया? प्रोडक्ट बना दिया। क्लियर है? तो ऐसे ही टाइप के आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे। थोड़ा सा यार मेरे को फील हो रहा है कि आप लोगों को ये डिफिकल्ट लग सकता है। बिल्कुल यार, हर किसी को लगता है। हम यार अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यार हर किसी को ये चीज़ स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती ही लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे इन चीज़ों की, तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा यार। सबसे पहला काम तो यार मैंने आप लोगों को क्या बोला है? सारे क्वेश्चन जितने भी कराए हैं खुद करो, खुद से करो, बिना देखे, है ना। अगर अटको कहीं पे तो देख लेना यार, PDF तो आप लोगों को मिल ही रही है, ठीक है, तो उधर आप लोग देख लेना उसे। अच्छा, उसके बाद यार आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करिए, और मैं कोशिश करता हूँ स्पेशली इसका बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस सेशन लगाने की। ठीक है, तो यार आप लोग यार जोर और शोर से पढ़ते रहो। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताइए, मेरे को पता है आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन लगने हैं, बिल्कुल लगेंगे यार, डाउट सेशन सब लगेगा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, एंड जोर और शोर से पढ़ते रहिए। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।